नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से यह बड़ी खबर है। एडीए के सचिव पर आवंटी ने 3 रिवॉल्वर। पुलिस ने पंकज उपाध्याय को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि गुप्तार घाट पर आवंटित की गई थी दुकान और पंकज ने नहीं जमा किया था दुकान का पैसा और पैसा जमा नहीं होने पर भेजा गया था नोटिस और मामले में हाईकोर्ट गया था आवंटी पंकज उपाध्याय। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को समाधान करने के निर्देश दिए थे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को बकायदा समाधान के निर्देश भी दिए थे कि इसका समाधान होना चाहिए। एडीए के सचिव पर आवंटी ने ये 3 रिवॉल्वर तानी है और पुलिस ने पंकज उपाध्याय को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ उससे की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और गोंडा से यह बड़ी खबर है। गोंडा से यह बड़ी खबर, हत्याकांड का मुख्य आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस एनकाउंटर में यह गिरफ्तारी हुई है। सपा नेता की हत्या को अंजाम दिया गया था। 19 जुलाई को यह निर्मम हत्याकांड हुआ था। पुलिस ने एनकाउंटर के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। वनीत जायसवाल एसपी ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 19 जुलाई को इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया है। यह तस्वीर आपके सामने। हत्याकांड का मुख्य आरोपी यह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पूछताछ उससे की जा रही है। तो फिलहाल इस बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। सपा नेता की हत्या को अंजाम दिया गया था। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है पुलिस ने उसको एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। तस्वीर आपके सामने। 3 दिन पूर्व थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में एक ओम प्रकाश सिंह नाम की कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशन और निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। उसी क्रम में जो वांछित अभियुक्त थे उनकी तलाश हेतु कई टीमें लगाई गई थी, जिसके क्रम में कल देर रात एक हत्या आरोपी रोहित सिंह वो पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुआ था, जिससे पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें जो मुख्य हत्या आरोपी था लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह, इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज हमारी टीमों द्वारा जब उसको घेराबंदी का प्रयास किया गया सूचना पर, उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पुलिस की लल्लन सिंह को जो मुख्य हत्या आरोपी है उसको गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। यह कहना है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक संजय सिंह का। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मिलेट की नई प्रजातियां जल्द ही किसानों को उपलब्ध करवा दी जाएंगी, जिसकी पैदावार जल्द होगी। और बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने सहारनपुर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेम प्लेट विवाद को लेकर साध्वी प्राची ने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग हिंदुओं के नाम से ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट चला सकते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकते। साथ ही साध्वी ने यह भी कहा कि वो न्यायालय के आदेश से आहत हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबों, होटल और रेस्टोरेंट और ठेलियों पर उनके स्वामियों के नाम लिखने के निर्देश की सराहना करती हैं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, क्या इस बात का मिलाड इस देश को जवाब दे सकते हैं? हज करने दूसरे धर्म के लोग नहीं जा सकते, वहां पर अपना कोई रोजगार, चाय की दुकान तक नहीं खोल सकते। ये जो सेक्युलरवादी बड़े बड़े लीडर आज बहुत मुखालफत कर रहे हैं ना, योगी जी का फैसला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फैसला बहुत अच्छा रहा है और ये होना चाहिए। बुर्का और हिजाब पहन करके कॉलेज जा सकती है, अपनी दुकानों पर आखिर क्यों नाम नहीं लिख सकते? नाम लिखना चाहिए भाई। और रोडवेज की जर्जर बसों की नीलामी में अफसरों का खेल, ये अफसर खेल खेल रहे हैं। इस गोरख धंधे को यूनियन ने उजागर कर दिया। लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। निगम प्रशासन जो पुरानी जर्जर बसें हैं वो लगातार जो है उनको नीलाम करने के लिए दबाव बना रहा है और प्लस निगम का ये मानना है कि जो पुरानी बसें नीलाम करके उनकी नई बसें बेड़े में शामिल की जाए। लेकिन तमाम जगहों पर अफसर इसमें जो है गड़बड़ी कर रहे हैं और ये बात मुरादाबाद मंडल का है, जहाँ जो 65 ऐसी बसें हैं कि जिनकी जो है
धर्म कांटे पर वजन कराने में ही एक मिनट में दिखा दिया गया कंप्यूटर के सिस्टम से कि एक मिनट में उनका वजन हो गया, जब संभव नहीं है। एक बस को जो धर्म कांटे तक 30 किलोमीटर ले जाना पड़ता है और उसके बाद उसका वजन कराया जाता है। ये कुछ ऐसी 25-30 बसों का रिकॉर्ड सामने है। इसको लेकर के लगातार जो है कर्मचारी नेता भी परेशान है और उन्होंने जो है रोडवे कर्मचारी यूनियन ने जो अपने इस मुद्दे को उठाया है। और मैं जानूँ तेज बहादुर शर्मा जी महामंत्री हैं कि क्या मामला है पूरा। मान्यवर मुरादाबाद में जो बसें नीलाम होनी हैं उनकी संख्या 65 है। उसके जगह पर नई बसें जानी हैं। उन बसों को धर्म कांटे पर जब तोला गया तो धर्म कांटे पर एक मिनट में तोल दिखा दिया गया, जबकि 30 किलोमीटर दूर हमारा बस अड्डा है और जो कि कतई संभव नहीं है। एक क्रेन है और वो लगातार एक मिनट में जो है 65 बसों को कैसे वजन करा देगा। हमारे पास रिकॉर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूँ। उन रिकॉर्ड में एक मिनट पर, 2 मिनट पर, 3 मिनट पर बसें तुल गई हैं और भयंकर बृहद इसमें घपला हुआ है और इसमें पैसे का हेरा फेरी हुआ है। शर्मा जी ये बताइए कि जैसे ये मामला बसों का, ये तो पूरे यूपी में बसों की नीलामी हो रही है, तो इसमें कितनी बसें होंगी जो पूरे यूपी में नीलाम की जानी है? देखिए, पूरी कंप्लीट संख्या तो मिश्रा जी हम इस समय नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी जो ट्रांसफ़र हुए हैं उस ट्रांसफ़र में भेदभाव हुआ है। हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र किया गया है। इस विषय में भी हम एमडी साहब से मिल रहे हैं और उनसे अनुरोध करेंगे कि ये ट्रांसफ़र कैंसिल किए जाएँ। दूसरा देखिए, बसों का जो है, ये 65 बसों का जो मामला है, तो ये किस तरह जो है लगातार मैं जानना चाहूँ इनसे भी कि क्या मुद्दा है, इस मुद्दे कैसे आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं? ऐसा है सर, वो हमारी यूनियन जो है हमेशा मुरादाबाद क्षेत्र में तमाम बातें ये उठाती रहती है मुद्दे। अभी हमने एक मुद्दा उठाया था, प्रेस वार्ता करी थी, उसमें हमने मुद्दा उठाया जो बसें लोकसभा चुनाव से 24 से लौट कर आई थी, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में डीजल की हेरा फेरी की गई, करीब करोड़ों रुपए का मामला है। हमारी प्रेस वार्ता के बाद ही अधिकारी जागे, पहले हमारी रिपोर्ट हुई, उस पर नहीं जागे वो, उसके बाद हमने प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता के बाद जागे और उन्होंने फटाफट कार्रवाई शुरू करी ड्राइवरों के ऊपर। मैंने जो दिया था लिख के और मैंने एमडी साहब को भेजा है, वो हम उसकी मांग करते हैं कि उसमें सिर्फ ड्राइवर दोषी नहीं है, क्योंकि यूरो 6 में स्पीडोमीटर की वायरिंग कट करके और वो तेल निकाला गया है। तो स्पीडोमीटर की वायरिंग जो है कोई साधारण आदमी कट नहीं कर सकता। वो एक्सपर्ट आदमी जो ठेका लिए हुए हैं मुरादाबाद में, हर क्षेत्र में ठेका है उनका, यूरो 6 गाड़ियों का, बहुत सेंसिटिव गाड़ी है, उसमें उनके द्वारा एसएम के द्वारा ये सब कार्रवाई की गई है, जिसमें ARM भी मिले हुए हैं। तो हमने एमडी से मांग की थी कि इसमें तकनीकी विशेषज्ञ कमेटी जिसमें समिति बनाई जाए, जिसमें यूरो 6 गाड़ियों के तकनीकी विशेषज्ञ हों। साधारण आदमी के बस की बात नहीं जांच करनी। RM महोदय जो हमारे महिला हैं, उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें अकाउंटेंट रख लिए, अपने आप भी खुद हैं। तो उसमें हमने उसका विरोध भी करा है, कागज़ से लिखा है हमने उनसे, और हम ये चाहते हैं कि उसमें भी जांच हो। और ये जहाँ तक आप कह रहे हैं 65 बसों का मामला, ये मुरादाबाद क्षेत्र में जो पहले सबसे पहले सितंबर 23 में जो चिन्हित की गई थी वो 65 बसें की गई थी। और हमारा जो यार्ड है मुरादाबाद क्षेत्र का, वो 97 किलोमीटर दूर बिजनौर में बना हुआ कि जाके वहाँ खड़ी हुआ बसें जाके। तो मुरादाबाद वर्कशॉप से जो बसें जाती हैं वहाँ क्रेन से खिंच के जाती हैं, और मुरादाबाद वर्कशॉप में जो बसें आती हैं वो बसें ठीक ठाक बिल्कुल आती हैं और उनकी चार्ज लिस्ट भी आती है। तो होता ये है कि इन्होंने जो है मुरादाबाद क्षेत्र में सेवा प्रबंधक महोदय ने और सीनियर फोरमैन /SS हैं वो क्षेत्र कार्यशाला में, उन्होंने R&D स्टोर जो परंपरा है हमारी, नियम है, उसे तोड़ दिया। MT2 स्टोर को तोड़ दिया। अब उसमें उनके पार्ट्स में तो हेरा फेरी हुई है, और जो हम मामला दे रहे हैं इसमें वजन में भी बहुत बड़ी हेरा फेरी है, क्योंकि एक मिनट में 2 मिनट में 6 लेट्स में जो बसें तुलवा दी गई, इसमें वजन में बहुत बड़ी हेरा फेरी की गई है और सारा पार्ट्स निकाल के वो बेचा गया है, ना उसका कहीं दिखाया गया, ना दर्शाया गया। तो मैं ये निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से प्रबंध निदेशक महोदय से, इसमें तत्काल कार्रवाई करें, क्योंकि सेवा प्रबंधक 31 जुलाई को रिटायरमेंट होने वाले हैं और करोड़ों रुपया लूटने के बाद अगर वो सही सूद रिटायर हो रहे हैं, तो अब हम फिर सेवा प्रबंध निदेशक महोदय से मिलकर ये निवेदन करेंगे कि इसमें तत्काल एकदम कार्रवाई हो, क्योंकि सबूत साक्ष्य के साथ दे रहे हैं। तो देखिए, ये 65 बसों का ही मामला नहीं है, ये पूरे यूपी में हज़ारों बसें ऐसी हैं कि जिनकी नीलामी होनी है, लेकिन ये घपला सामने पकड़ा गया है। जो खुद जो है इनकी
यूनियन ने पकड़ा है और इस मामले को लेकर के ये यहाँ परिवहन निगम मुख्यालय पहुंचे हैं। अब परिवहन निगम प्रबंधन जहाँ तक है वो अलग बात कर रहा है, लेकिन ये जरूर है कि जो लिखा पढ़ी में साक्ष्य मिले हैं कि करोड़ों रुपए घपला है और इस घपले को उजागर करने के लिए लगातार लोग लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इस पर निगम प्रशासन कितनी जल्दी एक्शन लेता है और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो लगातार जो है बात कर रहे हैं कि हम एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा प्रशासन चलाना चाहते हैं, तो वो कैसे एक्शन लेते हैं ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के घपलों से परिवहन निगम की छवि जरूर खराब हो रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत की खबर है। यह रिपोर्ट आप देखिए। काठमांडू में बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश में 18 लोगों की मौत। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर हुआ क्रैश। काठमांडू से पोखरा जा रहा था प्लेन। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई है। ये प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। मरने वालों में 17 एयरलाइंस के स्टाफ मेंबर। क्रैश के तुरंत बाद प्लेन में लगी आग। प्लेन ने सुबह करीब 11 बजे त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके कुछ ही देर के अंदर यह क्रैश हो गया। 9N AME प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था। हादसे में मारे गए लोगों में से 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे, वहीं 2 क्रू मेंबर्स थे। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद पुलिस और फायर फाइटर्स की टीम घटनास्थल पर रेस्क्यू अभियान के लिए पहुंची। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि क्रैश के बाद विमान में आग लग गई थी। इसे तुरंत बुझा दिया गया। नेपाल में 14 साल में 12 विमान हादसे। नेपाल में एयर इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में काफी विकास हुआ है। यह कई कठिन और पहाड़ी वाले इलाकों में भी सेवाएं दे रही है, लेकिन खराब सुरक्षा व्यवस्था और ट्रेनिंग की कमी की वजह से यहां अक्सर हादसे होते रहते हैं। नेपाल में हर साल औसत एक विमान हादसा होता है। साल 2010 से अब तक 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। 14 जनवरी 2023 को यहां बड़ा विमान हादसा हुआ था, जिसमें यति एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में क्रैश हो गया था। यह ATR 72 प्लेन था, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे। नेपाल में हो रहे विमान हादसे सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पैसेंजर्स की लिस्ट सौर्य एयरलाइंस की ओर से जारी कर दी गई है। अब देखना है सरकार और संबंधित मंत्रालय इस हादसे पर क्या संज्ञान लेता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। लखनऊ शहर के वार्डों की सफाई को लेकर के नगर निगम प्रशासन लगातार प्रयासशील है, लेकिन उसके प्रयास सार्थक सफल नहीं हो रहे हैं। शहर के 110 वार्डों में से 33 वार्ड ऐसे हैं जिनकी सफाई के लिए टेंडर तो पड़े, लेकिन कंपनी को जो है वो ठेका नहीं दिया गया। माना जा रहा कुछ अफसरों की मिली भगत है या कुछ अफसर रंगेबाजी बेवजह कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कंपनी को ठेका नहीं मिल सका। अब वो कंपनी ठेका पाए या कोई और पाए, लेकिन सबसे समस्या सफाई की है कि आम आदमी को सफाई की सुविधा कैसे मिले। वो ग्रह कर दे रहा है, वो जो है लगातार जो है जल कर दे रहा है और शहर की जो है अन्य सुविधाओं का भुगतान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सफाई की स्थिति जो है कि हफ्तों से यहाँ कूड़े नहीं उठ पाते हैं, नालियां बजा रही हैं, लेकिन नगर निगम है कि उससे जो है सांस नहीं ले रहा है कि बार बार रंगेबाजी करके अधिकारी टेंडर लटका रहे हैं और टेंडर लटकाए जाने का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। अब देखना है नगर निगम कब तक टेंडर फाइनल करके 33 वार्डों की सुविधा देता है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि चर्चा में बात है कि कुछ अफसरों की मिली भगत की वजह से ये ठेके लटकाए जा रहे हैं और जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसील के अफसरों के प्रति कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने SDM और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं तो सारे अफसर रात में तहसील स्तर पर रुके, जिससे बाढ़ समेत जन समस्याओं का उसका निपटारा किया जा सके। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो DM और मंडलायुक्त के साफ निर्देश दिए को औचक निरीक्षण करें और ये भी देखें कि लोग रात में रुक रहे हैं या नहीं रुक रहे हैं, जनता की समस्या का समाधान हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी, इसमें बाढ़ के अधिकारी तहसील स्तर पे अपने जो आवास है उन पर नहीं रुकते, इसके कारण लोगों को परेशानी होती है। फिलहाल बाढ़ का मौसम चल रहा है, यूपी के 1/4 जिले बाढ़ की चपेट में। ऐसे हालात में रात में कोई भी आपात स्थिति आती है तो लोग परेशान रहते हैं।
सक्षम अधिकारी मिल नहीं पाते। अधिकांश अधिकारी 90% लगभग अधिकारी जिला मुख्यालय पर चले जाते हैं, वहीं परिवार के साथ रहते हैं। इससे पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही थी। जन समस्याओं के निस्तारण में भी देरी की बात आ रही थी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया, इस समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं। कमिश्नर और जिलाधिकारी से स्पष्ट तौर से ये भी कहा है कि वो जाकर औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि ये अधिकारी आवास में अपने में है या नहीं है। अगर इस तरह से वो तहसील स्तर मुख्यालय पर नहीं पाए जाते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सीपी सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। जो बसें ओवरलोड हैं, जिन बसों के परमिट खत्म हो चुके हैं, जो बसें जो विभाग के परिवहन विभाग के जो नियम है उनके अनुसार जो है वो अनफिट हैं, उनको रद्द करने का अभियान जो है वो परिवहन विभाग ने उठाया हुआ है। और इस समय परिवहन विभाग बसों की चेकिंग लगातार कर रही है। ऐसे में अब तक परिवहन विभाग जो है वो 4 दर्जन से ज्यादा बसों की चेकिंग कर चुकी है। और जो बसें अनफिट पाई गई हैं, जिन बसों में परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन पाया गया है, जो बसें अभी अनधिकृत रूप से संचालित हैं, उनको जो है परिवहन विभाग ने रद्द कर दिया है। फिलहाल उनको चलने की परमिशन जो है नहीं दी गई है। और ये अभियान अभी लगातार ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से परिवहन जो है, अनाधिकृत परिवहन जो है वो सड़कों पे दौड़ते हैं, कई तरह की दुर्घटनाएं जो है आए दिन सामने आती हैं। और इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने ये अभियान चलाया है और रोज बसों की चेकिंग की जा रही है। और फिलहाल अभी तक 4 दर्जन से ज्यादा बसों को जो है चेक किया जा चुका है और उनके परमिट जो है, जिनके परमिट जो है वो खत्म हो चुके हैं, उनको रद्द कर दिया गया है। बाकी ये अभियान क्या रंग लाएगा ये आने वाला समय बताएगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सावन का महीना शुरुआत होने के बाद आज पहली बारिश है और प्रयागराज में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। जहां उमस भरी गर्मी से लोग काफी दिनों से परेशान थे और आए दिन रुक रुक कर बारिश हो रही थी, मगर अब सावन का महीना जैसे ही लगा है और ऐसे में अब शिव भक्तों के लिए बड़ा एक ये तोहफा भी कहा जा सकता है। और सावन के महीने में जिस तरह से अब बरसात शुरू हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। और सावन के महीने में जिस तरह से बारिश होती है, उससे कहीं ना कहीं गंगा यमुना का जल स्तर भी बढ़ेगा। अब देखना होगा कि बाढ़ की स्थिति प्रयागराज में किस तरह की होती है। फिलहाल प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं और अगर बारिश अब इसी तरह से होती रही तो प्रयागराज के वासियों को जहां राहत मिलेगी और मौसम में बदलाव भी आएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। कार्रवाई के बाद तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों की मिलीभगत से दोबारा शुरू हुआ अवैध निर्माण ग्राम सभा की जमीन पर। जिम्मेदार बोलने से कतरा रहे मीडिया के कैमरे के आगे। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के खान हमीरपुर का मजरा भोलापुरवा का है, जहां पर 8844 गाटा संख्या पर अवैध ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर लेखपाल व शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी। वहीं पर तत्कालीन तहसीलदार सर्वेश कुमार सिंह ने अवैध कार्रवाई करके अवैध मामला सामने आने पर उस पर कार्रवाई की थी और बने बनाए मकान को ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद 1 साल बाद तत्कालीन तहसीलदार सर्वेश कुमार सिंह का ट्रांसफर होते ही लेखपाल व तहसील प्रशासन के जिम्मेदारों की साठगांठ से दोबारा उसी जमीन व गाटा संख्या पर अवैध निर्माण भूमि अभियान शुरू कर दिया। मौके पहुंची मीडिया की टीम को जब ग्राम प्रधान के भाई विनोद ने खुलेआम धमकी दे डाली और कह दिया कि हम बनाएंगे और आप देखिए कि तहसील प्रशासन इसमें कैसे संलिप्तता निभाता है और कैसे बनवाता है। अगर रोकना है तो मीडिया रोक के दिखाए। इस पूरे मामले को लेकर जब हमने उप जिलाधिकारी से बात की तो उप जिलाधिकारी ने कहा अगर इस तरीके से मामला आया है और पूरे मामले में जांच की जाएगी, संबंधित ग्राम प्रधान के भाई पर सहित गाटा संख्या में जो जमीन कब्जा किए है उस वियोग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर में उप जिलाधिकारी का हंटर अवैध भूमाफिया पर कब चलता है और कब एक बार फिर इस जमीन पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा या इसी तरीके से रसूलाबाद क्षेत्र में जमीनों पर अवैध कब्जे चलते रहेंगे। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।